नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, कहां अस्पतालों में पहुंचकर फायर सेफ्टी से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की गई और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां सरपंच पति की दबंगई सामने आई, दलित परिवार को दी जान से मारने की धमकी। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के अंतर्गत बभनी ग्राम, जहां धनुर्धारी सिंह धुर्वे वनपाल के रूप में पदस्थ हैं और 2 से 3 चौकीदार भी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद वहां बभनी के जंगल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। इस और ना तो वहां पर तैनात वनपाल और चौकीदार, न अधिकारी कर्मचारी की नजर पड़ रही है और न ही शासन इस और कोई ध्यान दे रहा है, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, नए पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत बभनी जंगल में पेड़ों की कटाई चल रही है। बभनी जंगल से कुछ किलोमीटर में ही उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, इसीलिए लकड़ी तस्कर पेड़ों की कटाई कर सीमा के बाहर चंद पैसों के लिए बेच देते हैं और यहाँ की देखरेख में पदस्थ वनपाल धनुर्धारी सिंह धुर्वे और चौकीदार अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। लकड़ी तस्करी में पदस्थ वनपाल और चौकीदारों की मिली भगत भी रहती है, इसलिए आज तक बभनी सीमा में लकड़ी तस्करों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है और उनके हौसले भी बुलंद हैं। आए दिन लकड़ी काटकर वहां ढुलाई की जाती है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कि इस अवैध काम में संलिप्त हैं, उनकी जांच हो और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही हो। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत साहू की खबर। मधुबन प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय मनमानी ढंग से चलता है। कार्यालय खुलने का कोई निर्धारित समय नहीं है। अक्सर दोपहर के बाद कार्यालय में ताले लटके रहते हैं। सीडीओपी कुमार रेखा को मधुबन के अतिरिक्त चकिया और महसी का भी प्रभार है। इसके चलते मधुबन कार्यालय में उपस्थित कोई नियत समय नहीं है। मंगलवार को 1 बजे हमारी टीम जब कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में ताला लटका था और गेट पर पानी का जार रखा था, जो इस बात का प्रमाण था कि सुबह से कार्यालय खुला ही नहीं था। एसडीओपी कुमारी रेखा से फोन पर संपर्क किया गया तो बताया कि कार्यालय खुल जाएगा, बंद होने के कारणों की जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। डीपीओ शशि पासवान ने कहा कि सीडीपीओ अभी चकिया में है, उन्हें चकिया और महसी का प्रभार है। अगर कार्यालय बंद है तो कार्यालय के कर्मियों पर कार्यवाही की जाएगी। अभी मैं बाल विकास परियोजना कार्यालय पे हूँ। अभी दिन के 2 बजे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यालय बंद है, यहाँ कोई नहीं है। और यहाँ सामने जो देख रहे हैं, जो पानी रखा हुआ है पीने का पानी, वो उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। ये साफ चिल्ला कर कह रहा है कि कार्यालय आज नहीं खोलेंगे, जबकि आज कोई जो है छुट्टी नहीं है। सरकारी स्तर पर आज कोई छुट्टी नहीं है, फिर भी कार्यालय जो है आज बंद है पूरी तरह से। यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है। जैसा कि दबे जुबान लोग कहते हैं कि कार्यालय कब खुलती है, कौन आता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अभी दिन के मात्र 2 बजे हैं और कार्यालय जो है पूरी तरह बंद है, यहाँ कोई नहीं है। पानी जो रखा हुआ है ज्यों का त्यों है, यानी आज कार्यालय खुला ही नहीं। इस कार्यालय क्यों नहीं खुला, ये जो है ये दर्शाता है कि सीडीपीओ की मनमानी है। जब मन हुआ कार्यालय खुलेगा, जब मन हुआ कार्यालय नहीं खुलेगा। तो जैसा कि सीडीपीओ कार्यालय में अभी तक ताला लटका हुआ है। प्रत्येक केंद्र से कुछ सेविकाएं और सहायिकाएं आई हैं जो लौट कर जा रही हैं, उनका कुछ काम रहा होगा। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं इनसे। हमारे सामने है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तौकीर अहमद। किस केंद्र से हैं आप? 143 गरहिया गढ़िया से हैं। आप सीडीपीओ कार्यालय में आए हुए थे? जी। अभी 2:45 का समय हो रहा है, ताला लटका हुआ है अभी। जी जी। काम तो आपका नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, ऐसी समस्याएं फिर कभी आई हैं कि अक्सर आती हैं? अरे हमेशा बार बार ऐसे ही होता है। हमेशा बार बार आती है। ब्लॉक ही चौपट ब्लॉक है। हाँ। मधुबन से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
बीते मंगलवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल को अकाल क्षेत्र घोषित कर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन डाक बंगला से चलकर पाटन मुख्य बाजार होते हुए प्रखंड कार्यालय परिसर में पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। प्रदर्शन में शामिल लोग पलामू प्रमंडल को अकाल क्षेत्र घोषित करो, राहत कार्य चालू करो, सभी फसलों पर एमएसपी का कानून बनाओ, किसान नेताओं और कृषि विशेषज्ञों की अगुवाई में नया एमएसपी कमेटी बनाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, धान का समर्थन मूल्य 3000 प्रति क्विंटल निर्धारित करो, विकास कार्य युद्ध स्तर पर चालू करो का नारा लगाया। धरना की अध्यक्षता भोला विश्वकर्मा ने की। धरना का मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष और पलामू जिला उपाध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा को चुना गया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अनावृष्टि के कारण पूरा पलामू प्रमंडल अकाल की चपेट में चला गया है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस धरने को बलराम राम, अखिलेश यादव, रामपति राम, जनेश्वर भुइया समेत कई कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया और रामलाल, बुधनी देवी, लीलावती देवी, जमीन अंसारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। धरने के अंत में मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दिया गया। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां पर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने नगर निगम की टीम के साथ निजी अस्पतालों में पहुंचकर फायर सेफ्टी से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में रजिस्टर्ड 26 निजी अस्पतालों में से 19 अस्पतालों में अब तक फायर सेफ्टी एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया है। प्रशासन की टीम शास्त्री नगर स्थित रतलाम हॉस्पिटल पहुंची, जहाँ फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट और इंतजाम किए गए थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नजर नहीं आई, जिस पर अस्पताल प्रबंधन को 3 दिनों में फायर सेफ्टी एनओसी का आवेदन करने और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। रतलाम हॉस्पिटल में आपातकाल की स्थिति में आईसीयू और ऑपरेशन कक्ष से निकलकर लेना होगा एग्जिट। वहीं निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी का रियलिटी चेक करने के लिए प्रशासन की टीम रतलाम हॉस्पिटल पहुंची तो अस्पताल संचालक ने फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट को बिल्डिंग में इंस्टॉल करवा रखे हैं, लेकिन फायर सेफ्टी का एनओसी का आवेदन प्रबंधन ने अब तक नहीं किया है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। मामला इछावर थाना अंतर्गत ग्राम मुंडला के सरपंच पति की दबंगई का सामने आया है, जहां सरपंच पति कैलाश पटेल ने गांव के ही रमेश और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से सरपंच पति दलित परिवार को गाली और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद रमेश और उनका परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। पूरे मामले की शिकायत रमेश ने पुलिस थाना इछावर में की। इछावर पुलिस ने भी सरपंच पति कैलाश पटेल के ऊपर एससी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दबंग कैलाश पटेल की दबंगई का ये पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी इछावर थाना में कई मामलों में इनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। आपका सुनीता। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता भाई, क्या घटना हुई आपको? घटना ये हो, कैलाश पटेल हम आए तो उसने क्या न्याय नहीं किया। आए तो जैसा आया उसे माँ बहन की गाली खूब गंदी गंदी बकते हैं और गाली बकने के बाद में तुमको मार दूंगी, तुमको रहने नहीं दूंगी, तुमको यहाँ से गड़वा दूंगी, ऐसी गंदी गंदी गाली बकते हैं। और हमको मारने के लिए टटके पत्थर लेके आने बोले कि तुमको यहाँ से भगा दूंगी और तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अच्छा, जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, तब से डरे हुए से पूरे परिवार डरा हुआ आप? तो हम पूरा परिवार डरे हुए और वहाँ से भागे। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, कहाँ रहते हैं आप? मुल्ला। क्या घटना हुई थी आपके साथ, आपको जान से मारने? मेरे को बोले थे कि दूसरी एक हमारी जगह थी, हमारी जगह के सामने घर बांध लिया उनने हमारी जगह में, तो जगह को बांध लिया तो पटेल आए, बोले ऐसे के डायरेक्ट आते से गाली देने लगा कि तेरे को तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी को तुझको यहाँ रहने नहीं दूंगा, यहाँ से बिल्डोजर से उठवा के तेरे को गड़वा दूंगा, गड़वाने के बाद तेरे को यहाँ से तालाब में फेंक दूंगा, नहीं तो तेरे को लाश भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, जान से मारने की धमकी? जान से। क्या नाम उनका? कैलाश जी पटेल। अच्छा, कैलाश पटेल। हाँ। अच्छा, मुल्ला। हाँ। अच्छा, आपने वीडियो बनाया फिर उसका वीडियो मेरे बच्चे ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं तो भागा। हाँ। मैं भागा, मेरे बच्चे हम दोनों मनक भागे, वहाँ से यहाँ से निकले तो हम 10:30 बजे के हरकत हुई हमारे साथ, तो 10:30 बजे के बाद में 5-10 मिनट बाद जो भागा
तो हमारा खेत पे जंगल में लुकड़े। फिर यहाँ आए हम 2 बजे करीब, 2-2:30 बजे आए हैं। जब हम आए मैडम के पास, जब मैडम ने बोला कि बोले बैठ जाओ बेटे यहाँ पे। थाने में गए? थाने दर्ज हो गई आपकी? हाँ, अभी हमने आवेदन दिया है उनको। ठीक है। हाँ, तो ऐसा दिया सर। ठीक। मैं मुल्ला का एक मामला है जिसमें वीडियो में दिख रहा है गाली बक रहा है कोई व्यक्ति किसी को, जान से मारने की धमकी दे रहा है। आवेदन आया है आपके पास में, क्या पूरा मामला है? हाँ, शिकायत करता है रमेश चौहान निवासी मुल्ला। उनके द्वारा लिखित शिकायत दी गई है कि गांव के पटेल द्वारा उनको गाली गलौज की गई है जी। तो शिकायत पर से अपराध दर्ज किया जा रहा है। मैम कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज है? गाली गलौज संबंधी है 294 जो सार्वजनिक स्थल पे गाली गलौज की है। मैम वीडियो में दिख रहा है जान से मारने की दे रहा है, लाश का पता नहीं। जी, जान से मारने की धमकी का भी इसमें जो विधिवत आवेदन में जो लिखी है उस हिसाब से धाराएं लगाई जाएंगी। जी ठीक है। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बा स्थित जाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल में भव्य सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने शिव पार्वती का रूप धरकर मनमोहक प्रस्तुति दी। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य भी प्रस्तुत किया। निदेशक दिवाकर मिश्रा ने बताया कि सावन महोत्सव में शाहगंज कस्बा स्थित ज्ञाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल में सोमवार को भव्य सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने शिव पार्वती का रूप धरकर मनमोहक प्रस्तुति दी। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य भी प्रस्तुत किया। निदेशक दिवाकर मिश्रा ने बताया कि सावन महोत्सव में ओजस दुबे और आद्विक अग्रहरी ने भगवान शंकर का रूप धरा। लावण्या अग्रहरी, वान्या अग्रहरी, वेदिका जायसवाल और अमायरा जायसवाल बच्चों ने पार्वती का भेष धारण किया। उन्होंने हिंदू धर्म में श्रावण मास का महत्व बताया और उपस्थित अभिभावकों को सावन मास में पौधारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया। इसी के साथ प्रबंधक डॉक्टर राजकुमार मिश्र ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरीके के आयोजन करते रहने पर बल दिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनामिका मिश्रा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त स्टाफ की तारीफ की। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज कस्बे के पुरानी बाजार स्थित आरके हॉस्पिटल और ब्लड कंपोनेंट सेंटर में सोमवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एमएस ब्लड डोनेट ग्रुप के द्वारा आयोजित शिविर में 20 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान करते हुए मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्लड बैंक के निदेशक डॉक्टर जेपी दुबे ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है बल्कि बहुत सारे फायदे होते हैं। उन्होंने बताया कि नियमित रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा और रक्तचाप संतुलित रहता है। इसी के साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर तारिक शेख ने कहा कि देश में आए दिन सैकड़ों जानें समय पर रक्त नहीं मिलने के कारण हो जाती है, इसीलिए रक्त का दान हर इंसान को करना चाहिए। एक संस्था चल रही है एमएस ब्लड डोनेट ग्रुप और मेरा नाम काशिफ शहजाद खान है। मैं उस ब्लड डोनेट ग्रुप का फाउंडर हूँ और हम लोगों ने आज ये कैंप यहाँ पे डॉक्टर साहब से ये रखा है कि समाज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। और लोग ये आप लोग देखे होंगे कि लोग कहते हैं अरे ब्लड मत दो, ऐसा है वैसा, थोड़ा कमज़ोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ब्लड देने से बहुत फ़ायदा है और हम लोग की ये जो संस्था चल रही है निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हम लोग ना किसी प्रॉफिट्स पे हैं ना किसी पैसे के चक्कर में, हम लोग सिर्फ समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम लोगों के आपने एक थॉट देखा होगा, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, हमने तो बस सिर्फ इंसान देखा। और हम लोग के यहाँ जो भी फ़ोन करता है आधी रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे, तो हम लोग खुद अपनी अपनी मोटरसाइकिल अपनी साधन से आके ब्लड बैंक से ब्लड अरेंज कराते हैं। लोगों को फ़ोन करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया आइए किसी की जान बच जाए। हमने बजाते खुद 1-2 महीने में, हमें डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने में दे दे, लेकिन एक वक्त आया था जैसा कि आज आरके हॉस्पिटल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसके पश्चात उन्हें जागरूक भी किया गया, साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह देके प्रोत्साहित किया गया। आपने सबको सम्मानित किया स्मृति चिन्ह देके, क्या कहना है इस अवसर पर? देखिए एमएस ब्लड डोनेट ग्रुप शाहगंज द्वारा आज ये ब्लड रक्तदान शिविर और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें तमाम लोगों ने अपने विचारों को और लोगों को जागरूक किया, चूँकि हमारे यहाँ खासकर पूर्वांचल में
बहुत लोगों में डर होती है खून देने के नाम पे, ब्लड डोनेट करने के नाम पर। तो उनकी डर को कैसे निकाला जाए कि जो हमारे यहाँ ब्लड की कमियों से आए दिन मौत हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ब्लड ना मिला, टाइम पर डेथ हो गई। डिलीवरी केसेस में बहुत ज़्यादा डेथ हमारे यहाँ हो जाती है समय से ब्लड ना मिलने से। तो हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और बताया गया कि नहीं, खून देने से आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि आपका शरीर और स्वस्थ होता है। कोई और जैसा कि समाज को लेकर भ्रांतियां हैं और ख़ास तौर से माहौल कभी कभी राजनीतिक रूप ले लेता है जिससे कि लोग डर जाते हैं, क्या कहना है लोगों को, कैसे जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति अपनी जगह है। जो समाज में जितनी भी सोसाइटी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो न हिंदू देखती हैं न मुसलमान देखती हैं। एक दूसरे का आंख बंद करके प्रेम से सहयोग करती हैं, सपोर्ट करती हैं। सेवा परमो धर्मा, और संसार के हर धर्म में ये कहा गया है कि आप इंसानों की, इंसानियत की मदद कीजिए। तो यहाँ राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं। अभी आपने देखा 2 साल इस देश में और वैश्विक महामारी कोरोना थी, पूरे विश्व के अंदर एक दूसरे से कैसे गले लिपट कर लोगों ने एक दूसरे की मदद की। अपने घरों से पका पकाया खाना मुसलमान हिंदू के घर में दे रहा है, हिंदू मुसलमान के घर में दे रहा है। आपने देखा कि मंदिरों से अनाज बट रहे थे, मस्जिदों से खाना बट रहा था। यहाँ कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है, धार्मिक या राजनीतिक। यहाँ तो सिर्फ सेवा भाव से सारी संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं। कहीं इक्का दुक्का अगर गलत आदमी है तो इस देश में उसकी कोई जगह नहीं है, न हम ऐसे लोगों को रहने देंगे, टिकने देंगे। जैसा कि संस्था के एक मैसेज में लिखा गया था कि बोतलों में कोई धर्म नहीं होता, क्या सहमत, कहाँ तक सहमत इस बात से? लिखा गया था ब्लड डोनेट वाली जो पाउच होते हैं, जो बोतल होते हैं, उस पर कोई धर्म नहीं होता है, कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल 100%, क्या 1000% में सहमत हूँ। अगर मुझे कोई आवश्यकता। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर झंडा फहराने की बात कही गई थी। इसे लेकर अब मथुरा में भी जुनून देखने को मिल रहा है। लोग तिरंगा दिखाने के लिए और खरीदने के लिए जुनून दिखा रहे हैं और इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। प्रखर अधिकारी डाकघर जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की हर घर तिरंगा मुहिम के अंतर्गत सरकार द्वारा पहले तिरंगों की खेप भी आ चुकी है। 15 अगस्त तक डाक विभाग के डाकिया घर घर तिरंगा पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं मुख्य डाकघर पर भी लोग तिरंगा खरीद सकेंगे, जिसका मूल्य केवल 25 रुपए रखा गया है। सर, प्रधानमंत्री के द्वारा घर घर तिरंगा फहराने की जो बात कही गई थी, उसके तहत डाक विभाग किस तरह से तैयारियां कर रहा है? देखिए, घर घर तिरंगा कॉन्सेप्ट पे ही काम हो रहा है और हमारे भारत सरकार द्वारा ये सप्लाई किए गए हैं और अभी पहली खेप आ गई है, जिसमें कल 400 झंडे आए थे और अभी भी आ रहे हैं। और उम्मीद है कि ये 15 अगस्त से पहले हमारे पास लगभग 30,000 झंडे आएंगे और ये हम अपने पोस्टमैन के माध्यम से और काउंटर के माध्यम से जो है इसको बिक्री किस तरह से सर वितरित होंगे? ये कितना शुल्क है इसका? इसका 25 रुपये शुल्क है और 25 ये जो है पोस्टमैन के माध्यम से जो हमारे पोस्टमैन भाई हैं वो जन जन तक डाक डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, गांव-गांव तक फैले हुए हैं। तो जो हमारे क्या सर डाकिये जो होते हैं वो डाक लेकर जाएंगे इनको, या बुक होने पर ही इन्हें दिया जाएगा? नहीं, उनके साथ रहेंगे ये जो है झंडे, जो ग्राहक खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और डाक विभाग से भी खरीद सकते हैं? काउंटर पर भी खरीद सकते हैं। क्या मुख्य डाकघर पर ही मिलेंगे या सभी डाक? अभी मुख्य डाकघर पर है, अभी पहली खेप में, लेकिन अभी जैसे और सप्लाई आ जाएगी तो सभी पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे। तो कैसा रुझान आ रहा है? अभी आए हैं आपके पास, क्या कुछ खरीद रहे हैं? सुबह जैसे ही स्टार्ट हुआ है, आज जो है सुबह तक की खबर है 200 से अधिक जो है झंडे सेल हो चुके हैं। मतलब जुनून है आदमियों में। जी। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
बयाना पुलिस व्रत क्षेत्र के थाना गड़ी बजाना के गांव गुर्दा डांग में आज एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के परिजन शव को बयाना अस्पताल लेकर आए, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे थाना गड़ी बजाना पुलिस ने मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस SI राजा राम ने बताया कि मृतक युवक गांव गुर्दा डांग निवासी हंसराम पुत्र लखपत गुर्जर हैं, जिसके भाई नरेंद्र सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसे आज खेत पर काम करते समय एक सांप ने डस लिया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये शव 1 से 2 दिन पुराना बताया गया। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी के अनुसार मृतक का विसरा का नमूना जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसे जांच को भेजा जाएगा और आगे इसकी जांच रिपोर्ट आने पर ही मौत के एकदम एग्जैक्ट कारणों का पता चल पाएगा। 2022 को सूचना मिली कि गांव गुर्दाराम में किसी जहरीले शराब के काटने से मृत्यु हो गई, जो कृषि कार्य करते थे। जो शरीर पे पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही। नाम क्या है सर मृतक का? नाम है उसका हंसराम, निवासी हंसराम रघुपत, निवासी गुर्दाराम। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने और देश की रक्षा की सेवाएं पूरी करने के बाद आज रिटायर होकर वापस लौटे आर्मी के 2 हवलदारों का बयाना के रेलवे स्टेशन पर भारत माता की जयकारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और दोनों हवलदारों का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद खुली मोटर गाड़ियों में उन्हें बैठाकर जुलूस के रूप में उन्हें गांव तक ले जाया गया। फ्रंटियर मेल ट्रेन से बयाना स्टेशन पर उतरे दोनों हवलदारों का उनका इंतजार में खड़े उनके परिजनों ने खूब जोरदार स्वागत किया। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कंवर ने बताया कि बयाना उपखंड के गांव डांग में निवासी हवलदार भरत सिंह 24 साल की और गांव अर्जुन नगला निवासी हवलदार उदय सिंह 20 साल की भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद रिटायर होने के बाद बयाना लौटे थे, जिनका बयाना में भव्य स्वागत किया गया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।